वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इतने दिन हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे थे। मुझे लगा कि बच्चों को किताब के बारे में पता होना चाहिए कि किताब में किस प्रकार मानचित्र दिए हैं या और भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, उनको समझने के लिए किताब का उपयोग करना ज़रूरी है। और किताब की प्रत्येक चीज़ जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली है, उनके बारे में भी पढ़ने के लिए हमको किताब की ज़रूरत है। तो हम शुरुआत करते हैं किताब से, ताकि आपको किताब की प्रत्येक लाइन व्यवस्थित रूप से समझ में आ सके। तो अपने पिछले वीडियो में जनपद के बारे में पढ़ा था कि जनपद क्या होते हैं। तो हमने समझा था कि जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, जनता रहती हैं, प्रजा, वो जनपद हैं, ठीक है। और जनपद के कई उदाहरण की बात की थी। और वहाँ जो खुदाई करते हैं तो खुदाई में हमें मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, उनकी भी बात की थी, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। तो किताब के प्रत्येक लाइन में ध्यान देना है। लिखा है कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। लगभग 2500 साल पहले कुछ ऐसे जनपद थे जो अपने पिछले वीडियो में जनपद के बारे में पढ़ा, वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब उनका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया था, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इन्हें महाजनपद कहा गया। ऐसे जनपद जिनका महत्व बढ़ गया था उन्हें क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया, ठीक है। और अधिकतर जो महाजनपद हैं उनकी बात हम चित्र में करेंगे। जैसे अगर आपको इधर एक शब्द दिखाई दे रहा है गांधार, तो गांधार पहले जनपद था, फिर बाद में क्या बन गया, महाजनपद बन गया, ठीक है। आपको तक्षशिला भी दिखाई दे रहा होगा, तो तक्षशिला भी क्या था, महाजनपद था। इस प्रकार बहुत सारे महाजनपद थे, जैसे अवंती हैं, उज्जैन हैं, ठीक है, कौशाम्बी हैं, राजगृह हैं। ये ऐसे महाजनपद थे जो पहले जनपद के रूप में थे और बाद में क्या हो गए, महाजनपद हो गए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद हैं उन सबकी क्या होती थी, राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। किलेबंदी का मतलब ये होता है कि सुरक्षा के लिए चारों तरफ ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी से ऊंची ऊंची दीवार बनाना, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, ठीक है। तो उन्होंने जो भी नगर बसाए, यहाँ जो किले बनाए हैं, उन किलों के चारों तरफ सुरक्षा के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद हैं, उनकी अपनी एक क्या होती थी, राजधानी होती थी। क्या होती थी, एक राजधानी, ठीक है। और उन राजधानियों में अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या की, किलेबंदी की। और किलेबंदी का मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची क्या बनाई, दीवारें बनाई, ठीक है। तो अपन ये समझ रहे हैं कि जो महाजनपद हैं उनकी अपनी एक क्या होती थी, एक राजधानी होती थी, ठीक है, एक राजधानी होती थी। और राजधानी के चारों तरफ उन्होंने क्या की, किलेबंदी की। किलेबंदी का मतलब समझ में आ गया होगा कि उन्होंने किले की रक्षा के लिए लकड़ी या ईंट, ठीक है, या पत्थर, इनका प्रयोग करके वो क्या करते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो महाजनपद हैं वो अपनी राजधानी में रहते थे। और राजधानी, जो महाजनपद के जो व्यक्ति हैं जो अपनी राजधानी में रहते थे, अपनी खुद की रक्षा के लिए उन्होंने लकड़ी और ईंट या पत्थर से ऊंची ऊंची दीवार बनाई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया है। वे किसी राजा ने किलों का निर्माण क्यों किया होगा, तो अपन ये अनुमान लगाते हैं कि कोई राजा है, वो जिस जगह पर रह रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए किन का निर्माण करता है, किलों का निर्माण करता है या दुर्ग बनाता है। अगर आप सभी जानते होंगे कि राजा दरअसल जो दुर्ग हैं वो किसी पहाड़ी पर दुर्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी पर आसानी से आक्रमण नहीं होता है और
उस किले की सुरक्षा भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि दरअसल उस समय जो राजा हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर दुर्ग बनाते थे ताकि सुरक्षा हो सके, और उन राजाओं ने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किले बंदी की और किलों का निर्माण किया। तो अपन ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो महाजनपद में जो भी व्यक्ति हैं या जो राजा उस समय थे वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने किलों का निर्माण किया, किलेबंदी की। किलेबंदी का मतलब समझ में आता है ना, कि अपने खुद की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जो लकड़ी या ईंटा पत्थर से बनाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब ये वहाँ कि अगर कोई राजा बड़ी बड़ी दीवारें निर्माण करता है और अपने किले अपने महाजनपद के अंदर राज्य में राजधानी के किलेबंदी करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि उसके पास में शक्ति है, और वो शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। किले बंदी करने का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा यह होता था कि जैसे मान लो कि ये एक राजधानी है, इस राजधानी के अंदर मान लो किले बंदी की, चारों तरफ क्या बना दी, दीवार बना दी, उसके थोड़े बहुत गेट रखते थे। मान लो कि आने जाने के 2-3 गेट होते थे। इसका मतलब ये वहाँ कि इस जो किलेबंदी की है इस राजधानी में, उससे यह होता था कि राजा अब इस राजधानी में रहने वाले लोगों पर क्या कर सकता है, नियंत्रण आराम से रख सकता था। तो नियंत्रण रखने के लिए वो क्या करता था, किलेबंदी करता था। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बाहर जाना है या अंदर आना है तो इन गेट से आता था, और इस गेट्स पर जो द्वारपाल हैं या गेटमैन हैं वो बैठते और वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि कौन आया है कौन गया है। इससे ये रहता है कि बाहर से अगर कोई दुश्मन भी आता है तो उस पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे लिखा हुआ है कि इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। भाई बड़ी राजधानी है, उस राजधानी पर अगर मान लो दीवार बनानी है तो एक बड़ी दीवार बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती थी। और दीवार बनाने से पहले एक योजना बनानी पड़ती कि यहाँ पर गेट बनाना है, यहाँ पर इस प्रकार की दीवार होनी चाहिए। इन सारी बातों का वो क्या करते थे, ध्यान में रखते थे। और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतज़ाम करना पड़ता था। भाई इतनी बड़ी दीवार बनानी है राजधानी के चारों तरफ, तो दीवार बनाने के लिए उनको लाखों में ईंटों का प्रयोग करना पड़ता था। तो इनका वो व्यवस्था करनी पड़ती। उससे पहले मतलब ये हुआ कि दीवार बनाने के लिए उनको पहले योजना बनानी पड़ती थी कि हम ईंटें कहाँ से लाएंगे, कहाँ पर गेट खोलना है, और जो भी पत्थर है उनका इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तो लाखों ईंटों और पत्थरों का इंतज़ाम करना पड़ता था, और इसके लिए हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक का मतलब होता है जो बिना थके हुए परिश्रम किया होगा। हमें अनुमान लगाते हैं कि इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए जिसमें लाखों में ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था, उनको लाने के लिए स्त्री और पुरुष और बच्चों ने भी बिना थके हुए काफ़ी समय तक परिश्रम किया होगा, और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, और दीवार बनाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये समझना है कि उस समय तो हमने देखा कि जो बच्चे हैं या पुरुष हैं, स्त्री, वो अथक परिश्रम करके यहाँ पर दीवार बनाते और फिर यहाँ पर संसाधनों का प्रयोग होता था। फिर लिखा है कि अब राजा सेना रखने लगे थे। उस समय जो राजा थे वो सेना रखने लग गए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। महाजनपद में जो राजा हैं वो क्या करते थे, सेना रखते थे। उन जो भी सेना रखी हैं उन सिपाहियों को नियमित क्या देते थे, वेतन देते थे, और वेतन देकर पूरे साल उनको रखते थे। तो राजा क्या करने लग गए, सेना रखने लग गए, सिपाहियों को नियमित वेतन देने लग गए थे, और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। जो सेना होती थी उस समय, जो भी सेना राजा के पास में है, जैसे मान लो एक राजा है
महाजनपद के अंदर, वो क्या करता था, वो वहाँ पर सेना रखता था, ठीक है, और उन सेना को क्या देना पड़ता था, वेतन देना पड़ता था, ठीक है, और वेतन में आहत सिक्के देते थे, ठीक है, इनका प्रयोग होता था वेतन में, ठीक है। प्राचीन समय में जो सिक्के होते थे उस समय के जो वेतन में उपयोग किए जाते थे वो आहत सिक्के वेतन के रूप में दिए जाते थे। तो उस समय जो राजा हैं उन राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो भी राजा हैं वो आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके अलावा उस समय जो भी राजा हैं जिन्होंने आहत सिक्कों का प्रयोग किया है सैनिकों के वेतन के रूप में, जिसकी अपने बात की कि जो सैनिकों को जो वेतन मिलता था वो नियमित वेतन मिलता था, और ये जो वेतन है वो उनको सिक्कों के रूप में मिलता था। इसके अलावा अपन को एक जो कौशाम्बी महाजनपद है वहाँ पर एक दीवार मिलती है, किले की दीवार, चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो कौशाम्बी हैं, जो ये जो चित्र हैं ये आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है यूपी इलाहाबाद के पास में एक दीवार बनी हुई ईंट की, ठीक है। तो उसका एक भाग का चित्र है, लगभग जो 2500 साल पहले बना हुआ है। आप दीवार को आराम से देख सकते हो किस प्रकार की दीवार है, जिसके अंदर इतनी लंबी दीवार है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये उस समय की राज व्यवस्था और राजाओं के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम कर कि उस समय कर किस प्रकार के दिए जाते थे, करों के बारे में पढ़ेंगे। तो महाजनपदों के जो राजा हैं वो क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े क्या बनवाते थे, किले, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, और बड़ी सेना रखते थे। तो किले बनाने में और बड़ी सेना रखने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा हैं महाजनपदों के अंदर उनके पास में जो बड़े बड़े किले बनाए हैं या जो बड़ी सेना रखी है उनको रखने में, किले बनाने में खूब सारे धन की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए वो क्या करते थे, लोगों से कर लेते थे। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी कि सेना है तो उसको वेतन देना पड़ता था। इतना बड़ा किला है जिसके अंदर हज़ारों कर्मचारी हैं, नौकर हैं, उनको भी दरअसल समय समय पर नियमित रूप से वेतन देना पड़ता था। इसलिए महाजनपद के जो राजा हैं उन लोगों ने समय समय पर लोगों पर या लोगों से उन्होंने कर वसूले। क्या वसूले? कर। तो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे। शुरुआत में तो वो राजाओं के जो भी उपहार मिलते थे उनसे वो निर्भर थे, लोग उनको उपहार देते थे, लेकिन अब उनको नियमित रूप से किसकी ज़रूरत पड़ी है, करों की ज़रूरत पड़ी है, और वो कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य में राजा तब तक व्यवस्थित रूप से अपनी सेना या किला रख सकता है जब तक उसको समय समय पर क्या मिले, कर मिले। अब कर देखो कैसे लगाएं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण कर हैं वो कहाँ लगाते थे? फसलों पर, क्योंकि लोग अधिकतर क्या करते थे, खेती करते थे, इसलिए सबसे अधिक उन्होंने कर कहाँ लगाए? फसलों पर, क्योंकि अधिकांश लोग कर सकते, ज़्यादा लोग खेती कर रहे हैं, अधिकतर लोग किसान हैं, तो फिर जो विशेष जो कर होता था वो खेती पर होता था, इसलिए उन्होंने जो फसलों पर जो कर लगाए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे, कृषक थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। पहला जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो राजा लोग हैं वो जो लोगों से कर लेते थे, उस कर में जो पहला महत्वपूर्ण जो कर है वो है फसल पर। किस पर कर? फसल कर जिसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग क्या हैं, किसान हैं। अब अधिकतर लोग किसान हैं तो जो विशेष कर, जो महत्वपूर्ण कर होगा वो कौन सा होगा? फसल पर, किसानों पर कर होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती। उस समय जो फसल पर जो कर लगाया जाता था और वो जो कर है वो उपज का 1/6वां हिस्सा होता था। मतलब ये हुआ कि एक किसान अपने खेत में
जितना भी अनाज उगाता है उसका 6वां भाग 1/6वां भाग क्या करना पड़ता था, कर के रूप में देना पड़ता था राजाओं को। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो महत्वपूर्ण कर जिसकी बात कर रहे हैं हम फसल कर की, वो जो कर है वो किसानों पर लगाया जाता था, इसको भाग कहते थे। क्या बोलते थे? इस कर को भाग। और ये जो कर हैं वो कितना होता था, वो जितनी भी उपज है उसका 1/6वां भाग। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कर है वो कौन सा है? फसल कर है। अगला कर कौन सा है? फिर है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। कारीगर जो काम करने वाले हैं उन पर भी क्या होता था? कर लगाए गए हैं, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। श्रम के रूप में मतलब ये हुआ कि जो कारीगर पर जो कर लगा है वो कर चुकाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी, उससे काम करवा लेते थे। जैसे कि एक बुनकर, एक लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब देखो दूसरा जो कर है वो क्या है, पहले समझ में आ गया आपको। दूसरा कर, दूसरा कारीगरों पर लगता था। इसके लिए क्या करते थे? वो कारीगरों से काम करवाते थे, श्रम करवाते थे। जैसे मान लो कोई सोनार है, तो सोनार को ये कहा जाता था कि आप 1 महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करेंगे फ्री में। ये 1 दिन जो काम कर रहे हैं राजा के लिए वो कर के रूप में कर रहे हैं। ऐसे सोनार के रूप में लोहार से, या जो बुनकर हैं, बुनकर का मतलब समझते हो ना आप, कि जो क्या करते हैं, कपड़े रुई हैं, उन रुई का प्रयोग करके वो धागे बनाते हैं, ठीक है, उनको बुनकर कहते हैं। सोनार का मतलब सोने का काम करने वाला, लोहार का मतलब लोहे का काम करने वाला। तो ये जो कारीगर हैं इनसे जो कर हैं वो श्रम के रूप में लिया जाता था। इनको कहा जाता है कि आप 1 महीने में 1 दिन क्या करेंगे? राजा के लिए फ्री में काम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कारीगरों से किस प्रकार से कर लिया जाता था। तीसरा जो कर है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको जो कर हैं वो जानवर के रूप में देना पड़ता था। जैसे एक पशुपालक के पास में खूब सारे जानवर हैं, या पशुओं से जो उत्पाद मिलता था उस उत्पाद का उपयोग करके वो जो पशुपालक है वो राजा को क्या देते थे? कर देते थे। तो पशुपालक वाला भी मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि पशुपालक के रूप में वो किस प्रकार से कर दिए जाते थे। अगला कर है, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको अगर सामान खरीदना है किसी से और सामान बेचना भी है तभी क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी कहीं से खूब सारा सामान खरीदा है तो खरीदने पर उसको कर देना पड़ता था। अगर दुकान डालकर बैठा है कोई व्यापारी और सामान बेचता है तो उसको भी क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था। आगे जो कर है कि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक किसको बोलते हैं? शिकारी जो लोग होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनको आखेटक कहते हैं। ठीक है, शिकारी को क्या बोलते हैं? आखेटक। उनको भी कर देना पड़ता था। और संग्राहक का मतलब होता है जो जंगल से जड़ वनस्पति हैं या जो जड़ बूटी हैं या फल वगैरह इकट्ठा करने वाले हैं, जड़ें इकट्ठा करने वाले, फूल इकट्ठा करने वाले, वो जो भोजन संग्रह के रूप में इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को भी दरअसल जंगल की जो वस्तु हैं वो कर में देनी पड़ती थी। ठीक है, तो अपने जो पहला कर समझा है कि फसल पर कर उनको 1/6वां भाग देना पड़ता था, जिसको भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। कारीगरों को भी कर देना पड़ता था श्रम के रूप में। ठीक है, पशुपालकों को भी जानवर के रूप में या उनके जो उत्पाद हैं उनके रूप में उनको कर देना पड़ता था। ठीक है, और व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। और जो आखेटक हैं उनको भी जंगल से जो वस्तुएं मिलती थी या संग्रह के रूप में उनको वो देनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कर होते थे उस समय महाजनपदों के अंदर। इस करों की हमने बात कर ली, तो ये कर आपको समझने हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या है? परिवर्तन है। किस प्रकार कृषि में परिवर्तन हुआ और करों के अंदर ऊपर नीचे हुए वो सारी बात करेंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन से युग में? जब महाजनपद थे उस समय हल के हाल अब लोहे के बनने लग गए थे। आपने हल देखा होगा, ठीक है, उस हल का जो आगे वाला जो भाग है
वो अब किससे बनने लग गया था, वो लोहे का बनने लग गया था। पहले जो हल है, पहले जो भी हल होते थे वो हल सब लकड़ी के बनते थे, ठीक है। और जो लकड़ी के जो हल होते थे वो जैसे उनका आगे वाला जो भाग है, इस प्रकार का जो हल के जो आगे वाला भाग है जिसको फाल कहते हैं, ये लकड़ी का होता था। और इससे इस प्रकार से मिट्टी खोदनी पड़ती थी, जुताई कहते थे। लकड़ी की होने की वजह से टूट जाता था। लेकिन अब क्या परिवर्तन हुआ, कृषि में जो बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसमें जो अब ये फाल हैं वो अब लोहे के बनने लगे थे। किसके? लोहे के बनने लगे थे। तो ये बात आपको याद में रखनी है। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। अब पहले ज़मीन क्या होती थी, कठोर होती थी, और लकड़ी का अगर हल हैं, आगे जो भाग है वो लकड़ी का है तो टूट जाता था। लेकिन अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब लोहे का फाल बना हुआ है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। अब फसलें ज़्यादा होने लगी, उसमें उत्पादन क्या होने लग गया, ज़्यादा होने लग गया। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कम कार करते थे। अब देखो, हमने कृषि में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो हमने परिवर्तन के अंदर जो पहला परिवर्तन देखा है हल के अंदर। तो एक बार आप वापस ध्यान देंगे कि जो कृषि में परिवर्तन हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि जो हल है उसका जो फाल है वो पहले लकड़ी का था, अब किससे बनने लग गया, लोहे का बनने लग गया। इससे क्या होने लग गया कि जो खेत हैं वो, अब खेत की ज़मीन कठोर हैं, ठीक है, लेकिन लोहे का जो फाल बनने लग गया, हल का जो आगे वाला भाग है वो अब लोहे का था, तो ज़मीन को आसानी से क्या हो सकता था, जोता जा सकता था। नहीं तो क्या होता पहले कि अगर हल का अगला भाग लकड़ी का है और ज़मीन क्या है, कठोर है, तो वो लकड़ी का जो अगला भाग फाल है वो टूट जाता था। लेकिन अब वो किसका बना हुआ है, लोहे का, तो अब टूटने वाला डर नहीं। तो आसानी से खेत को जोता जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब खेत जोतेंगे तो फसल भी क्या होगी, ज़्यादा, और उपज भी क्या होने लगी, ज़्यादा, मतलब उत्पादन होने लग गया ज़्यादा। तो पहला परिवर्तन समझ में आ गया। दूसरा परिवर्तन देखो, दूसरा परिवर्तन ये होने लग गया कि धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ। और पहले क्या करते थे कि जैसे जो धान की खेती करते थे, ठीक है, उसमें जो चावल है वो चावल को क्या करते थे, खेत में बिखोर देते थे। खेत में क्या करते थे, बिखोर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चावल है या जो धान है वो खेत में बिखोर देते। खेत में बिखोरने की वजह से अनाज क्या होता था, कम होता था। लेकिन अब वो क्या करने लगे थे, धान का रोपण करने लगे थे। अब धान का रोपण करने लग गए तो जितने भी पौधे रोपे उन्होंने वो सारे चावल के रूप में बड़े हो जाते और फसल क्या हो जाती, व्यवस्थित तैयार हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि रोपण करने से धान की खेती में उत्पादन क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था, और उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया था। तो ये दो परिवर्तन हमने देख लिए, इन दोनों परिवर्तन को याद करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।